कहानी की, जहां कल तक नीट पेपर लीक को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज उठ रही थी, वहीं जंतर मंतर आज एक बार फिर नारों से गूंजा। मुद्दा इस बार यूजीसी के वो नियम हैं जो उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए बनाए गए थे। लेकिन सवाल है कि जिस नियम का मकसद भेदभाव खत्म करना था, वही नियम विरोध की वजह क्यों बन गए? क्या 2026 के यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस में सामान्य वर्ग के छात्रों के सवालों को नजरअंदाज किया गया था? क्या पुराने 2012 के नियम पर्याप्त नहीं थे, जो नया नियम लाने की जरूरत पड़ी सरकार को? और सबसे बड़ा सवाल है कि जब सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट में कह रही है कि नियमों पर वो पुनर्विचार कर रही है, तो क्या सरकार सड़कों पर बढ़ते विरोध को देखकर अब दबाव महसूस कर रही है? दिल्ली में जो आंदोलन हुआ छात्रों का, उसके बाद अब आरक्षण हटाओ आंदोलन जोर पकड़ रहा है। रिजर्वेशन हटाने की मांग करते हुए भारी संख्या में अगड़े समाज के लोग आज जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर लोगों ने जमकर नारेबाजी की। कुछ लोगों ने दिल्ली पुलिस की लगाई बैरिकेडिंग भी गिराई, लेकिन पुलिस के साथ कोई झड़प उनकी नहीं हुई। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद भी सैकड़ों लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। आरक्षण हटाओ की मांग अचानक नहीं उठी है। यह प्रदर्शन यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशंस के खिलाफ शुरू हुआ था। प्रदर्शनकारियों का सवाल है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए बनाए गए नियमों में सामान्य वर्ग के छात्रों की सुरक्षा और उनके अधिकारों के साथ भेदभाव क्यों किया गया। ये जो आवाज जाएगी, जो जंतर मंतर पे पुलिस ने गेट खोले, हमको अंदर किया है, ये रिजर्वेशन रिफॉर्म का गेट खुला है। 40% वाले को नॉलेज ज्यादा होगी, 90% वाले को। आप बताइए। ऐसे ऐसे नए नियम लाए जिससे आज के समय ऐसी स्थिति बन गई कि आज आकर के जंतर मंतर में सवर्ण समाज को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। आरक्षण में जब तक रिफॉर्म नहीं होगा और जब तक धीमे धीमे उसके बारे में विचार नहीं किया जाएगा, उसके बारे में चर्चा नहीं की जाएगी, तब तक इस आरक्षण को जिस रूप में चल रहा है ना, अनादिकाल तक चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं हो पाएगा। तो आरक्षण की जो लड़ाई है, केवल ये समाज, ये स्वर्ण वर्ग की नहीं है, ये जनरल वर्ग की नहीं है, ये ओबीसी वर्ग की भी है और उस दलित वर्ग की भी है, जो उस एसटी एसटी वर्ग की भी है, जो वर्ग लगातार संशोधन अपने ऊपर ही अपने भाइयों से अत्याचार झेल रहा है। तो आरक्षण पर रण भी छिड़ चुका है। यह विरोध प्रदर्शन तब हो रहा है जब यूजीसी के विवादित दिशा निर्देशों पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वो अब इस पर पुनर्विचार कर रही है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 4 हफ्ते के लिए फिलहाल टाली है। यानी सरकार अपने ही बनाए नियमों को इस दबाव के बाद या तो कॉन्फिडेंट नहीं है, या फिर कंफ्यूज है, या दबाव को महसूस कर रही है। विरोध करने वाले कुछ याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि 2026 के नियमों से सामान्य वर्ग के छात्रों के अधिकार कम होते हैं। विशेष रूप से नियम 3(1)(c) को चुनौती दी गई है, जिसे भेदभावपूर्ण बताया गया। याचिका में कहा गया कि ये नियम संविधान में दिए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। दूसरी तरफ कुछ याचिकाएं 2026 के नियमों का समर्थन भी कर रही हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट के सामने दोनों तरह के पक्ष अब मौजूद हैं। समानता का नियम अगर किसी एक वर्ग को सुरक्षा देते हुए दिखता है तो दूसरे वर्ग को असुरक्षित महसूस कराए, तो सवाल सिर्फ नियम पर नहीं उठता, सवाल उस नियम की नीयत और जरूरत दोनों पर उठता है। और यही वजह है कि सरकार को जवाब देते नहीं बन रहा है। लगता है कि उसमें एक बहुत कन्फ्यूज़न था, कंट्रडिक्शन था और भय भ्रम के जो है वो इस तरह के माहौल पर जो है भरोसे की ज़रूरत होती है, और वो कर सरकार आगे बढ़ रही है। जातीय भेदभाव को लेकर यूजीसी ने 2012 में पहले से नियम तय कर रखे थे, लेकिन 2016 में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रोहित वेमुला और 2019 में महाराष्ट्र में डॉक्टर पायल तड़वी ने आत्महत्या जो की, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। आरोप था कि जातीय उत्पीड़न के चलते उन्होंने इन कैंपसेस में सुसाइड कर लिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को नए नियम बनाने के निर्देश दिए। यूजीसी ने नए नियम बनाकर 13 जनवरी 2026 को इसी साल लागू भी कर दिया। लेकिन 2012 और 2026 के नियमों में कुछ ऐसे अंतर थे जिसका विरोध शुरू हुआ। अब ये क्या थे, समझिए। 2012 के नियमों में किसी भी जाति के छात्र के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ शिकायत का नियम था, लेकिन 2026 के नियमों में जाति के आधार पर भेदभाव को सिर्फ SC, ST और OBC तक सीमित कर दिया गया। यानी जनरल कैटेगरी शिकायत नहीं कर सकती थी। 2026 के नियमों में अगर सामान्य वर्ग के छात्र प्रताड़ित होते हैं तो वो शिकायत नहीं कर पाएंगे। वहीं अब सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ झूठी शिकायतों से सुरक्षा का ठोस मैकेनिज्म न होना भी
सामान्य वर्ग के लिए एक बड़ा विरोध का कारण बना। सवर्ण छात्रों के मुद्दे पर सरकार की इस लूज बॉल ने विपक्ष की पिच को मजबूत कर दिया। केंद्र सरकार सिर्फ डिले करना चाहती है, वो चाहती ही नहीं है कि ये हियरिंग सुनी जाए और कोई फैसला आए, क्योंकि केंद्र सरकार का जो मकसद था सिर्फ वर्गों के बीच में वैमनस्य पैदा करना। सबको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, कहीं भेदभाव नहीं होना चाहिए, और पूरी विकास यात्रा में जो जातियां सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ गई हैं उन्हें आगे लाना चाहिए और उनके खिलाफ किसी भी तरीके की भेदभाव की नीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति कितनी मौका परस्त होती है, अब ये भी देखिए। विपक्ष भले ही बीजेपी के सवर्ण विरोधी साबित करने का ये मौका नहीं छोड़ना चाह रहा है, लेकिन ये भी सही है कि अभी तक विपक्ष ने भी सवर्णों के इस प्रदर्शन का समर्थन नहीं किया है। राहुल गांधी जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को समर्थन कर रहे थे, आज उसी राहुल गांधी ने इस मूवमेंट को कुचलने का साजिश के तहत प्रयास किया है। एक साजिश की है इस मूवमेंट को खत्म करने की, क्योंकि जब ये प्रदर्शन अब चल रहा था तभी राहुल गांधी संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के अंदर कुछ कांग्रेसियों को लेकर वहां पर प्रदर्शन करने वाला धरना देने पहुंच गए। मैं कहता हूं आपको जाना चाहिए था राहुल गांधी जी, परंतु आज के दिन जाना क्या नहीं चाहते आप कि इन युवाओं का, क्या ये युवा नहीं है देश के? क्या वो जो कॉकरोच पार्टी वाले थे वही युवा थे? अब सरकार भले ही कह रही है कि वो यूजीसी के नियमों पर पुनर्विचार करेगी, लेकिन अब सवाल सिर्फ यूजीसी के नियमों भर का नहीं है, सवाल सरकार की राजनीतिक मजबूरी का भी है। हाल के दिनों में छात्रों और युवाओं के आंदोलन ने सरकारों को डिफेंसिव मोड में खड़ा कर दिया है, तो दूसरी तरफ बांकीपुर सीट पर मिली हार ने बीजेपी के लिए भी अलार्म बजा दिया है, क्योंकि इस हार को भी सामान्य वर्ग के गुस्से से जोड़कर देखा जा रहा है। अब आने वाले दिनों में बीजेपी को यूपी में चुनाव में लड़ना है, जहां सामान्य वर्ग के करीब 17 से 19% वोटर है। वहीं अब जंतर मंतर पर आरक्षण और यूजीसी नियमों को लेकर सामान्य वर्ग के छात्रों का गुस्सा बीजेपी के लिए बैकफायर भी कर सकता है। सवर्ण तबके को जो कोर वोटर है उसको जो गाइडलाइन आई थी उससे बड़ी चोट पहुंची थी, और आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी के भारतीय राजनीति में उभार के बाद ये पहला मौका था जब उसका सवर्ण वोटर, भारतीय जनता पार्टी का सवर्ण वोटर उनके खिलाफ भी बोलने लगा था। और शायद इसीलिए सरकार ने कदम पीछे खींचने की बजाय मामले पर पुनर्विचार का रास्ता चुना है, यानी टाल दिया जाए, समय ले लिया जाए। इससे सरकार को विवाद शांत करने और आगे की रणनीति तय करने के लिए वक्त मिल सकता है, लेकिन बीजेपी के लिए फैसला आसान नहीं होने वाला। वजह है देश का सामाजिक और चुनावी गणित। ओबीसी, एससी और एसटी की आबादी मिलाकर सवर्ण आबादी से कहीं ज्यादा है, लिहाजा सरकार को दोनों के बीच संतुलन साध कर चलना होगा अगर अपने आप को सत्ता में कायम रखना है। तो बात करते हैं आज की अगली कहानी की, चीनी कम। जी हाँ, देश में त्योहारी सीजन की शुरुआत होने वाली है और ऐन वक्त पर बाजारों से चीनी मानो गायब हो रही है। दाम आसमान छू रहे हैं। हालात ये है कि सरकार को आनन फानन में विदेशी चीनी इंपोर्ट करने का फैसला लेना पड़ा और व्यापारियों के लिए स्टॉक लिमिट भी अब तय कर दी गई है। लेकिन महंगाई की इस आग के बीच विपक्ष ने एक बड़ा सवाल दाग दिया है। विपक्ष कह रहा है कि चीनी की इन भड़कती कीमतों के पीछे असली खेल एथेनॉल का है। क्या सच में ऐसा है? क्या पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग के चक्कर में आपकी रसोई का बजट बिगाड़ा जा रहा है? अब देश में त्योहारी सीजन का वक्त है। अगले हफ्ते रक्षाबंधन, फिर जन्माष्टमी, आगे नवरात्रि, दशहरा, दिवाली और ठीक इसी वक्त देश में शादियां भी बहुत सारी होती, शादियों का सीजन भी आ गया है और ऐसे में चीनी की कमी हो गई है। हालात इतने गंभीर है कि चीनी की कीमतें अब बेकाबू हो रही हैं। कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने आनन फानन में 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन रॉ शुगर की ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की परमिशन देनी पड़ी। इतना ही नहीं, हर महीने 10 टन से अधिक खपत वाले थोक उपभोक्ताओं पर स्टॉक लिमिट लगा दी गई है, यानी अब वो सिर्फ 15 दिनों की खपत की चीनी ही रख सकेंगे। सवाल है कि आखिर दुनिया के सबसे बड़े गन्ना उत्पादक देशों में से एक भारत में अचानक चीनी कम कैसे पड़ गई? दाम सिर्फ चीनी के ही नहीं बढ़े, गुड़, मक्के का आटा, ब्रोकन राइस यानी कनकी चावल, सबके दाम बढ़ गए हैं। अब चीनी के बड़े दाम से बाकी चीजों का क्या है कनेक्शन, यह भी बताऊंगा। पहले एक नजर डालिए किस तरह पिछले 3 महीने में इन चीजों के दाम बढ़े हैं।
जो चीनी 3 महीने पहले 48 रुपए प्रति किलो बिकती थी, वो करीब 40% बढ़कर 67 से 70 रुपए प्रति किलो हो गई है। गुड़ 24% बढ़कर 50 रुपए से 65 रुपए किलो पर आ गया है। ब्रोकन राइस 25 रुपए से 16% बढ़कर 29 रुपए आ चुका है। मक्के का आटा जो 3 महीने पहले 36 रुपए किलो बिकता था, वो बढ़कर 40 रुपए हो चुका है। ये सब 3 महीने की बात है। इडली रवा राइस फ्लोर 38 की जगह 42 रुपए का पर किलो मिल रहा है। और तो और पशु आहार यानी चारा भी 10% बढ़कर 32 रुपए किलो हो गया है। पिछले कुछ सालों से इन चीजों के दामों में इतनी तेजी से बढ़ोतरी इस दौर में नहीं देखी गई थी। आपको याद होगा, इसी हफ्ते चक्रव्यूह में हमने आपको रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के हवाले से आगाह किया था। हमने बताया था कि किस तरह इस सीजन में देश के कुल सालाना उत्पादन की करीब 10%, जहां लगभग 30 लाख टन चीनी को एथेनॉल बनाने में इस्तेमाल कर लिया गया है। खुद सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन, जो कि प्रधानमंत्री के साथ काम करते हैं, उन्होंने हाल ही में एक लेख के जरिए सरकार को अलर्ट किया। सीईए ने साफ शब्दों में कहा था कि एथेनॉल योजना के जरिए ऊर्जा सुरक्षा से होने वाले फायदों की तुलना उन अनदेखे नुकसानों से भी की जानी चाहिए जो कृषि क्षेत्र और खाद्य अर्थव्यवस्था को सहने पड़ रहे हैं। सीईए का इशारा पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को लेकर था। अब समझिए कि एथेनॉल बनता किससे है और इसकी वजह किस तरह आपके रसोई का बजट गड़बड़ा रहा है। मानकों के अनुसार पेट्रोल में मिलाए जाने वाला एथेनॉल में 67% मक्का, चावल की टुकड़ी और खराब अनाज का प्रयोग का होता है। बाकी का 33% हिस्सा गन्ने और उसके उत्पादों का होता है। ऑल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन के आंकड़ों को देखें तो देश में पिछले साल 720 करोड़ लीटर एथेनॉल बना। इसे बनाने के लिए 1 करोड़ 33 लाख टन अनाज और 25 लाख टन चीनी बनाने लायक गन्ने का शीरा लगा। इसमें अकेले 34 लाख टन गन्ना शामिल था। असली समस्या यहीं से चीनी की कम की शुरू होती है। जो खराब अनाज पहले पशु आहार यानी कैटल फीड और पोल्ट्री फीड बनाने के काम में आता था, वो एथेनॉल की फैक्ट्रियों में अब भेजा जाने लगा। उपलब्धता घटने से पशु आहार 8 से 10% तक महंगा हो गया। जानवरों का चारा महंगा हुआ तो सीधा असर दूध और अंडे की कीमतों पर पड़ा, जो अब 5 से 10% तक महंगे हो चुके हैं। तो ये तो हुई आम आदमी के घर के रसोई की बात। अब जरा शुगर मिलों और ट्रेडर्स का हाल भी सुन लीजिए। इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी ISMA के मुताबिक 2025-26 में पेराई से पहले मिलों का ओपनिंग स्टॉक 47 लाख टन था। वहीं 2026-27 के पेराई सीजन से पहले यह स्टॉक 32 लाख टन बचा है। बड़ी वजह यह है कि साल 25-26 में 25 लाख टन चीनी लायक गन्ना शीरा एथेनॉल बनाने में लग गया। बिकॉज ऑफ स्पेकुलेटिव बाइंग और पैनिक बाइंग वो लगभग 1.5 से 2 महीने का स्टॉक अपने पास रख रहे हैं। इससे ये हो रहा है कि जो चीनी बाजार में होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं गोडाउन में है। शुगर प्राइसेस में इंक्रीज इसलिए हुआ, शुगर केन काफी E20 एथेनॉल जो कि पेट्रोल ब्लेंडिंग में आ रहा था वहां इस्तेमाल हुआ। तो अब आने वाला फेस्टिवल सीजन है, अब फेस्टिवल सीजन में तो और डिमांड बढ़ेगी।